चलिए स्वागत है आप फिर से सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पढ़ना चालू किया चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। उसको कल हम लोगों ने चालू किया था और उन्होंने पहले ये देखा कि हेल्थ किसको कहते हैं, ये डिफाइन किया है। उसके बाद हम लोग कैसे अटेन कर सकते हैं, डिजीजेस क्या है, डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं, ये देखा था। और डिजीजेस दो तरह की है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल आप ये इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो है जो हम लोग किसी पेशेंट के संपर्क में आते हैं, किसी को भी इन्फेक्शन होने का चांस। उसमें हम लोगों ने देखा कम्युनिकेबल डिजीजेस कई ओरिजिन की हैं, कई ओरिजिन को हम लोगों ने बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंजाई हो सकते हैं, हेलमिन्थ्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैक्टीरिया की दो डिजीजेस, टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजेटिंग एजेंट कौन था? टाइफाइड का कॉजेटिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफाइमोरियम, और निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद हम लोग डिस्कस डिजीज से होने के बाद हम लोगों ने प्लाज्मोडियम का डिस्कशन किया था। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को भी डिस्कस किया था। प्लाज्मोडियम में हम लोगों ने फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम मलेरियाई का डिस्कशन किया, और उसमें से पर्टिकुलरली हम लोगों ने प्लाज्मोडियम जीनस से बिलोंग वाले ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को डिस्कस किया। तो प्लाज्मोडियम हम लोग की बॉडी में कैसे होता है? एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज बाइट अ हेल्दी पर्सन, वो इंजेक्ट करती है सलाइवा एनोफिलीन एंटीकोएगुलेंट, और उसके साथ सलाइवा में हमारे स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स स्टेज है प्लाज्मोडियम की। उसके बाद उसकी हम लोगों ने देखा भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, रिवर्सल में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, हिमोजॉइन लिबरेट हुए, सिम्टम्स आए। उसके बाद किसी एनोफिलीज ने फिर से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक किया, उसके अंदर चले गए। ये अलग अलग स्टेजेस डेवलपमेंट की प्लाज्मोडियम, इसमें साइट्स उसकी गट में बचेंगे केवल, बाकी की जो भी स्टेजेस हैं वो सब रिलीज हो जाएगी गट में, उसके सर्वाइव करेंगे। गैमेटोसाइट से बने जाइगोट डेवलप होगा इकाइनेट, और इकाइनेट करके स्टमक वॉल को बाहर आ जाएगा। फिर इकाइनेट में स्पोरोजोइट से इकाइनेट रप्चर हुआ, स्पोरोजोइट्स जाके सेट हो गए थे सलाइवरी ग्लैंड में। ये मॉस्किटो अगर किसी को बाइट कर सकती है स्पोरोजोइट। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली डिजीज अमीबिक डिसेंट्री का भी डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग चालू जा रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। हेलमिन्थ्स में हम लोगों ने एस्केरिस से होने वाली एस्केरियासिस और फाइलेरिया वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुकेरेरिया मेलाई से होने वाली डिजीज फाइलेरियासिस को डिस्कस करना है। एस्केरिस आप जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है। एस्केरिस आ जाएगा हमारी बॉडी में आने के बाद इंटेस्टाइन पैसेज को ब्लॉक कर सकता है, वहां पे उसकी वृद्धि हुई तो इंटेस्टाइन पैसेज ब्लॉक हो सकता है। इंटेस्टाइन पैसेज ब्लॉक होने के साथ साथ क्या हो रहा है होगी, मस्कुलर पेन के अलावा इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग से एनीमिया होगा। ये साइन एंड सिम्टम्स की वजह इंटेस्टाइन में मिल रहा है। हमारी बॉडी में आ गया जब हमने कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स या कॉन्टामिनेटेड वाटर का कंजम्पशन कर लिया, क्योंकि जो बंदा इन्फेक्टेड है उसकी बॉडी में ये है, तो जब वो फीसिस निकालेगा बाहर, डिफिकेशन करेगा, तो इंटेस्टाइन में ये है, इंटेस्टाइन में अपनी लाइफ साइकिल भी पूरी कर रहा है। एग्स इसके फीसिस के साथ बाहर आ गए हैं, और वो फीसिस अगर उसने कॉन्टामिनेटेड कर दिया है फूड प्रोडक्ट को, फूड आर्टिकल्स को, या वाटर रिजर्वॉयर को, वाटर बॉडी को, और वो कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड का कंजम्पशन किसी हेल्दी पर्सन ने कर लिया, अंदर आ जाएंगे और फर्दर फिर वो सेटल हो जाएंगे इंटेस्टाइन में। इस तरह से ये साइकिल चल रही है। देखो एस्केरियासिस को, एस्केरियासिस किसकी वजह से हो रहा है? बाय इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ये एंडोपैरासाइट इंटेस्टाइन में मिल रहा है, पैरासाइट है, याद रखना आपने। सिम्टम
इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर फीवर, एनीमिया, IM फैब। याद रख लीजिएगा आप, याद रखने का तरीका IM फैबुलस, मैं फैबुलस हूं। I इंटरनल ब्लीडिंग, M मस्कुलर पेन, F फीवर, A एनीमिया, B ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन। ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म याद रखने का IM फैब। चलिए, eggs of the parasite excreted with the feces of infected persons which contaminate, संक्रमण कर देगा, contaminate soil, water, plants etc. healthy person में acquired the infection through the contaminated water and vegetation के आपके हो कारण। ओके, इधर आइए फाइलेरिया पे। फाइलेरिया वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुकेरेरिया मेलाई। फाइलेरिया वॉर्म कहलाता है ये। इससे डिजीज क्या हो रही, फाइलेरियासिस, या इसी को हम एलिफेंटेंसिस भी बोलते हैं। तो वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुकेरेरिया मेलाई, द फाइलेरिया वॉर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक, इसको ध्यान दीजिए, फाइलेरिया वॉर्म के इन्फेक्शन से क्या हो रहा है, स्लोली धीरे धीरे डेवलप होने वाला, डेवलपिंग क्रोनिक। दो तरह की होती हैं बातें, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट होता है सडन एंड शार्प, एकदम से अचानक, और क्रोनिक लंबे समय तक बीमारी रहे, लंबे समय तक आपको इन्फेक्ट करके रहे, जैसे कि टीबी वगैरह, लेप्रोसी वगैरह, लंबे समय तक जिसकी हिस्ट्री चले, तो स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक। और एक्यूट शार्प। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आप समझते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच फॉर मैनी ईयर, तो जिन रहेंगे उन ऑर्गन्स में स्लोली डेवलप होता चला जाएगा इन्फ्लेमेशन, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक, और बड़े लंबे समय तक हो रहा है। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर द मैनी ईयर्स। यूजली, और ज्यादातर क्या होगा, यूजली द लिम्फेटिक्स ऑफ द लोअर लिप गेट इन्वॉल्व। लिम्फेटिक वेसल्स हमारे शरीर की लोअर लिम्ब की, टांगों की लिम्फेटिक वेसल्स ज्यादातर इसमें उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ब्लॉकेज हो गई तो लिम्फ ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी टांगों की, और हाथी के जैसा पांव, हाथी की टांगों जैसा उसका आकार हो जाएगा, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर, लिम्फेटिक्स ऑफ द लोअर लिम्ब। डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। तो दो टर्म है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस फाइलेरिया वॉर्म से होने वाली डिजीज, फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस क्योंकि इसमें पेशेंट का जो लोअर लिम्ब है वो सूजते सूजते इतना मोटा हो जाता है कि आपको हाथी के पांव जैसा उसका लगने लगता है। द जेनिटल ऑर्गन गेट इन्फेक्टेड एंड कॉजेज द ग्रॉस डिफॉर्मिटी। कई बार ऐसा होता है जेनिटल ऑर्गन्स भी, जेनिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो गए तो ग्रॉस डिफॉर्मिटी का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे डिफॉर्मिटी, रंग रूप एकदम से डिफॉर्मिटी बदल जाना। The genital organs also sometimes may get involved and causes the gross deformities. पैथोजन का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा था कि उसने जब फीसिस किया, डिफिकेशन किया, तो उसने मानिए खेत पे जा रहे हैं, खेतों पे जो आप रूरल एरिया में देखते हैं, कभी चले ना जाइए, अगर चले जाइए तो देखिए, अब तो खैर शौचालय बनवा दिया मोदी जी ने, लेकिन पहले लोटा लेके सुबह सुबह निकल पड़ा। पिक्चर भी आई थी आपकी अभी पिछले दिनों, टॉयलेट फ्रेम का था, तो मैं खलिहानों में, पटरी पे कहीं भी, या वाटर बॉडी के किनारे बारिश हुई रहा है, डिसइंफेक्शन से कॉन्टामिनेटेड वाटर बॉडीज या हमारे फूड पार्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स इन्फेक्शन हो गए, वो कंज्यूम कर लिया तो हेल्दी पर्सन में आ सकता है। तो यहाँ पे पैथोजेंस, ये तो इधर तरीका था स्कैरिस का, यहाँ पे बाय मॉस्किटो है, लेकिन यहाँ पे मॉस्किटो क्यूलेक्स है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मॉस्किटो के तीन आपके नाम आएंगे, एक तो एनोफिलिस, एनोफिलिस मॉस्किटो वेक्टर है मलेरिया का, क्यूलेक्स वेक्टर है फाइलेरिया का, और एडीज, AEDES एडीज वेक्टर है चिकनगुनिया और डेंगू का। तो यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने की वजह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है जी। ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, दैट इज क्यूलेक्स।
तो ये दोनों जो आपके मैंने यहाँ पे थोड़ी 2-2, 4-4, 5-5 बातें लिखी हैं, ये पूरे के पूरे आपका एनसीईआरटी का ही पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आपको की जरूरत नहीं, सारा ये दे रखा है। बताता हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूं। और पिछले 1-2 लेक्चर के बाद 13 तारीख के बाद मैंने कहा था कि अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको, पहले मैं देता था करीब 85-88% आपको एनसीईआरटी, 10% एक्स्ट्रा। अब मेरा है कि मैं आपको 95% एनसीईआरटी और 5% केवल एक्स्ट्रा दूं, उसमें भी और कमी कर दूं, क्योंकि इस बार उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी आप पार लगाएगी, हमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, हुआ के चलते। आइए फंगस डिजीज देखें। तो बैक्टीरियल हो गई, वायरल हो गई, हेलमिंथ हो गए, प्रोटोजोवन हो गए। फंगस डिजीज पे आते हैं। तो बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो जेनरा माइक्रोस्पोरम में आ रहे हैं, या ट्राइकोफाइटोन में आ रहे हैं, या एपिडर्मोफाइटोन में आ रहे हैं। तो जेनरा आपने याद में रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये क्या कर रहे हैं? ये हमें इन्फेक्शन दे रहे हैं, और इन इन्फेक्शन से हो रहा है रिंगवॉर्म। आपने देखा होगा रिंग टाइप का बन जाता है, रिंग टाइप का बन जाएगा वो इन्फेक्टेड एरिया, और वहाँ पे ड्राई स्केली लीजन्स बन जाएंगे। ये पहचान है आपको फंगस इन्फेक्शन की। तो बिलोंगिंग टू द जेनरा, जेनरा के नाम आपने याद में रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, जो कि हमें इन्फेक्शन दे रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वॉर्म्स। तो रिंग टाइप का बन जाता है, उससे ये समझ आता है कि वायरस, हमारा फंगस इन्फेक्शन हो गया, या तो माइक्रोस्पोरम का, ट्राइकोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन, रिंग वॉर्म, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ये फंगस इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है मैन में। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन, तो जहां पे इन्फेक्शन होगा वहां पे स्किन स्केली, शल्क वगैरह थोड़ी सी रफ हो जाएगी, स्केली लीजन्स, लीजन का मतलब होता है कटपट। तो ड्राई स्केली लीजन्स अपीयर हो रहे हैं स्किन पे, इसका मतलब है कि फंगस इन्फेक्शन हो गया है, या फंगस इन्फेक्शन का वो कारण हो सकता है कि फंगस इन्फेक्शन के कारण हो गया हो। तो स्किन पे कहीं पे भी अगर आपका चकत्ता सा बन जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म, उसके लिए हम लोग को ड्राई स्केली लीजन्स बने हैं, तो समझ में आ रहा कि फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। वो फंगस किस जेनरा को बिलोंग कर रहा है, या तो माइक्रोस्पोरम, या एपिडर्मोफाइटोन, या ट्राइकोफाइटोन। ड्राई स्केली लीजन्स का अपीयर होना, ये इंडिकेशन। ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, सच एज स्कैल्प पे हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, नेल्स पे हो सकता है। स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। स्किन हमारी त्वचा पे, नेल आप जानते ही हैं, स्कैल्प ये हमारे सिर की त्वचा। तो स्किन, नेल्स या स्कैल्प पे हो गया है। मेन सिम्टम्स डिजीज के यही कि ड्राई स्केली लीजन बन गया। द लीजन्स आर जनरली फाउंड इन द वार्म एंड ह्यूमिड जहाँ पे कंडीशन होगी। लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग, और उसमें बड़ी तेज ईचिंग, खुजली होगी, इंटेंस ईचिंग हो रही है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगस टू ग्रो। ये जो फंगस है, ये जो 3 हमारे जेनरा हमने डिस्कस किए, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये फंगस पसंद करते हैं गर्म और थोड़ी से नम जगह पे मतलब ग्रो करते हैं इजीली। इनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन हीट और मॉइस्चर चाहिए। तो आपके स्किन में, आपकी पूरी बॉडी में ये कंडीशन कहाँ मिल रही है? ऐसी जगह पे मिल रही है जहाँ पे एक स्किन दूसरे स्किन के टच में आ रही है। स्किन की लेयर मतलब स्किन की फोल्ड्स का मतलब तह, जहाँ पे तह लग रही है। तो ये आपके तह, जहाँ पे एक स्किन की सरफेस दूसरे स्किन की सरफेस में आ रही है। तो इसलिए ज़्यादातर आपको ये मिलेंगे टो के बीच में। आप नहा के निकलते हो, पूरी बॉडी को अच्छे से टॉवल से रब करते हो, लेकिन आप याद कर लो बहुत कम ऐसा होता है हम लोग अपने पाँव की उंगलियों के बीच में से भी कपड़ा डाल के वहाँ पे सफाई करें। ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर नहीं करते भाई, जो मेरे को मतलब एक आइडिया है। आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। खैर, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक स्किन का सरफेस एरिया दूसरे स्किन के साथ टच में है, वो जगह कहलाएगी स्किन फोल्ड्स। तो ज़्यादातर आपको ग्रॉइन एरिया, पेल्विक एरिया के नीचे, जहाँ पे लोअर लिम्ब हमारी पेल्विक गर्डल से अटैच है, ग्रॉइन एरिया में और टोज में, पाँव की उंगलियों के बीच में। मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड। थ्राइव का मतलब फलना फूलना, कि ये ऐसी जगह पे फले फूलेंगे जहाँ पे
गर्मी हो और मॉइस्चर हो। तो गर्मी और मॉइस्चर आपको कहाँ मिल रहा है? स्किन फोल्ड्स पे। या आप देखिए, आप नहा के निकलते हो, आप कितनी भी अच्छी तरह से टॉवल से अपने हेयर्स को रब कर लीजिए, लेकिन हेयर की रूट में आपको वहाँ पे हल्का हल्का मॉइस्चर मिलेगा। और हेयर अगर डेंस किसी का है, हेयर डेंस है, तो वहाँ पे गर्माहट भी रहेगी। तो इसीलिए स्किन पे मिल रहा, और स्कैल्प पे ये फंगस अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से वो थ्राइव करता है, फलता फूलता है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन एरिया और बिटवीन द टोज, या पाँव की उंगलियों के बीच में। रिंगवॉर्म्स आर जनरली, इनका इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्टेड एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल। ज़्यादातर आप नंगे पाँव धरती पे चल रहे हैं खेतों वगैरह में, तो सॉइल से हमको इन्फेक्शन हो सकता है, या इन्फेक्टेड पर्सन के आर्टिकल्स को आप शेयर कर ले। आपका रूममेट है, रूममेट को हो गया रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन, हो गया स्कैल्प में, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो उसकी इतना सा सिक्का बन गया 5 रुपए का उसकी खोपड़ी में, आपने ध्यान नहीं दिया, उसने कॉम करी, आपने आके वही कॉम कर ली। या उसने टॉवल इस्तेमाल किया है, आपने भी यारी दोस्ती में वो टॉवल इस्तेमाल कर लिया। ये हो सकता है कि कॉमन आर्टिकल्स को शेयर करने से ये हो जाए इन्फेक्टेड पर्सन के, या हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शन मिल सकता है फ्रॉम द सॉइल। ये है इन्फेक्शन मिलने के कारण। तो क्या है जी? फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में 3 हमने जेनरा पढ़े मेन, कौन कौन से? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। और ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहुत रिंगवॉर्म हो जाती है। रिंगवॉर्म में इंटेंस हीटिंग होगी जहाँ पे हो गया, और होगा कहाँ ज़्यादातर? हमें हिल्स पे, स्किन पे। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये फंगस जो है, ये फंगस वहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं, थ्राइव करते हैं जहाँ पे वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस हो। तो ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस हमारी बॉडी में कहाँ पे? ग्रोइन एरिया में, आर्मपिट में भी आपको मिल जाएगी ये एरिया, और टोज में। तो इस तरह के, या स्किन के स्कैल्प पे, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये, क्योंकि फंगस, ये जो फंगस है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, वहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं जहाँ पे गर्मी और नमी हो। इसलिए इन जगहों पे इनका मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो जो रिंगवॉर्म जो एरिया बना है उसमें इंटेंस हीटिंग होगी और गोल क्वाइन सा बनेगा, इस वजह से इसका नाम रिंगवॉर्म रखा गया। ये होगा। इसके सिम्टम्स एक्वायर कैसे करता है? तो हेल्दी पर्सन इसको ऑयल से एक्वायर कर सकता है, या हेल्दी पर्सन इसको इन्फेक्टेड पर्सन के कॉमन आर्टिकल्स को अगर वो इस्तेमाल कर ले, उसको शेयर कर ले, तो हो सकता है। ये आपका हो गया फंगस इन्फेक्शन। आगे चलते हैं। इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इतना आप याद रख लोगे काफ़ी है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो ज़्यादा बुद्धि ना लगाइएगा, मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ने की कोशिश ना करिएगा। बुद्धि तो लगाइएगा, बहुत डेप्थ में पढ़ने की कोशिश ना करिएगा, उलझ जाएंगे। उलझ के कोई फायदा नहीं। अगली स्लाइड पे आए। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है, और कम्युनिकेबल डिजीजेस में कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस को पढ़ लिया हम लोगों ने, भले वो बैक्टीरियल ओरिजिन की हो, भले वो फंगल ओरिजिन की हो, भले वो वायरस ओरिजिन की हो, भले वो प्रोटोजोआ। अब हमने देखना है कि हम मेंटेनेंस या प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इन डिजीजेस का, कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं होने से, या कैसे इसका मैनेजमेंट रखरखाव कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। तो सबसे पहले आपने स्वास्थ्य मेंटेन करना है, हाइजीनिक कंडीशन। हाइजीनिक कंडीशन का मतलब साफ सफाई वाली कंडीशन मेंटेन करनी, पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और पब्लिक लेवल पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, हाइजीनिक कंडीशन रखेंगे, तो हम समाज को और व्यक्ति को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन, बचाव से, एंड कंट्रोल, कि उसका स्प्रेड ना हो। अगर पहली बात तो इन्फेक्शन हो ना, अगर हो जाए तो स्प्रेड ना हो। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम लोग अगर पर्सनल लेवल पे हाइजीन मेंटेन कर ले, या पब्लिक लेवल पे हाइजीन मेंटेन कर ले, तो हम लोग ये कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, रखरखाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। मेजर पर्सनल हाइजीन, पहले पर्सनल लेवल पे बात कर ले कि पर्सनल लेवल पे हम हाइजीनिक कंडीशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इंक्लूड क्या है? कीपिंग द बॉडी क्लीन, कि रोज आप अच्छे से सुबह उठ के फ्रेश हो, नहाए धोए। कीपिंग द बॉडी क्लीन, बॉडी को क्लीन रखें। कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। और आप हेल्दी लाइफ को जिए, हेल्दी लाइफ में योगा वोगा करें, और आप जो फूड आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं वो कॉन्टामिनेटेड ना हो, वाटर भी फ्रेश, वाटर भी खराब, संक्रमित ना हो। तो संक्रमित भोजन और संक्रमित पानी से उसको कंज्यूम करने से बचें। अच्छी एक प्रॉपर डाइट लें, अच्छे से अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करें, अपनी बॉडी को क्लीन रखें। ये हो जाएगा आपका पर्सनल लेवल पे
मेंटेन करना हाइजीन को। पब्लिक लेवल पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो पब्लिक लेवल पे सबसे पहले हमें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का करना पड़ेगा, गार्बेज वगैरह का। जो डोमेस्टिक वाटर भी निकल रहा उसकी भी ड्रेनेज वगैरह का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो इंक्लूड्स द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, जो फेसेस सुबह सुबह डिफिकेट करते हैं हम लोग। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, अगर आपके घर में पेट है तो पेट का भी आप इसी तरह से कि पेट ये नहीं कि इधर उधर घूम के बरामदे में सब जगह पे वो रायता फैला रहा। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा ये हमें देखना है। पीरियोडिक क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वायर। ज्यादातर घरों में ओवरहेड टैंक होते हैं, तो अगर ओवरहेड टैंक आरसीसी का लगा या आजकल सिंटेक्स प्लास्टिक की आ गई है, 10 लीटर 20 लीटर 100 लीटर 50 लीटर, तो समय समय पे आप उस वाटर कंटेनर का, वाटर रिजर्वायर का आप उसको क्लीन करते रहे और उसका डिसइंफेक्शन करते रहे, क्लोरीन वगैरह उसमें डालते रहे। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वायर। पूल्स, अगर आप अंबानी के रिश्तेदार हैं, आपके घर में स्विमिंग पूल है तो आप उसको भी मेंटेन रखेंगे, टैंक्स वगैरह उसको भी आप मेंटेन रखेंगे। एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। अब आप अगर अंबानी के रिश्तेदार हैं और आए नवरात्रे, आपने अपने घर के बाहर करवा दिया भंडारा तो आपने करवा दिया, 1000 लोगों का आपने खाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन जो रुक के खा रहा वो वहीं पे पत्तल फेंक रहा, तो वहीं जूठन फैल रही है, वहीं गंदगी फैल रही है। तो अगर आप पब्लिक लेवल पे किसी सार्वजनिक स्थान पे एक बड़े पैमाने पे आप कोई कैटरिंग कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर डिस्पोजल वहां पे इन सब चीजों का करना है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन, साफ सफाई का विशेष ध्यान में वहां पे पब्लिक कैटरिंग में रखना, नहीं तो एक ही बार में आपने 1000 बंदों को फूड पॉइजनिंग करवा दी। तो पब्लिक कैटरिंग में समय में खासतौर पे आपने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा दीज मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेड बाय द कंजम्पशन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो इस तरह के जो हमने प्रिकॉशन या प्रिवेंशन किए हैं वो उन डिजीजेस को रोकने में बहुत कारगर साबित होंगे जिन डिजीजेस का प्रचार प्रसार या प्रोपगेशन कहिए या अकरेंस कहिए, फैलना कहिए, वो हो रहा है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो अभी तक यहाँ तक लिखे उनमें हम लोग रोक सकते हैं अगर हम वाटर का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, वाटर बॉडी का, वाटर रिजर्वायर का प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, उसको समय समय पे क्लीन कर रहे हैं, समय समय पे हम उसका क्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। हमारी एक्ट जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस को स्प्रेड को रोकने में, प्रिवेंशन में। तो वाटर का आपने खास तौर पर ध्यान में रखना है और फूड आर्टिकल्स जो बन रहे हैं उसका आपने खास तौर पर ध्यान में रखना है पब्लिक लेवल में। अपना प्राइवेट में अगर आपको केवल हम इंडिविजुअल की बात करें तो आपको अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करना है, आपने प्रॉपर अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, साफ सफाई वगैरह करनी है, एक हेल्दी लाइफ जीनी है। ये हुई बात है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या आ रहा है। अभी तो बात हुई कि उन डिजीजेस के प्रिवेंशन की जिन डिजीजेस का अकरेंस जो है या इन्फेक्शन जो है वो ओरल फीकल रूट से हो रहा है, कॉन्टामिनेटेड वाटर या कॉन्टामिनेटेड फूड से हो रहा। लेकिन हम लोगों ने डिजीजेस और भी तरह की पढ़ी ना, वो भी पढ़ी है जिसमें एरोसोल से हो रहा। उसमें क्या करना है, एरोसोल ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उसमें हमें खास तौर पे बचना है इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से। तो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से हम बचना चाहेंगे, उसके आर्टिकल्स को हम यूज नहीं करना चाहेंगे। तो आजकल आप देख रहे हैं एक और चीज जोड़ लीजिए जो आपकी एनसीईआरटी नहीं कह रही है, पहले ही राइट आया ही नहीं कोविड, कि भाई आप मास्क का भी यूज कर सकते हैं, मास्क का भी तो यूज कर सकते हैं। पहले ये चीज आपकी एनसीईआरटी जब तक पब्लिश हुई है तब तक मास्क वगैरह का यूज के बारे में आया नहीं है। तो डिजीजेस 3 तरह की हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस भाई। एक तो आपकी जो ओरल फीकल रूट से हो रही है, ओरल फीकल रूट से, ओरल फीकल रूट का हमारा एलिमेंट्री ट्रैक से अंदर एंटर हो रही है। तो जब आप कोई संक्रमित पानी या संक्रमित भोजन ले रहे हैं उससे आ रही है, उसका हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। दूसरा एयरबॉर्न डिजीज हम लोग बोलते हैं। एयरबॉर्न डिजीजेस के केस में क्या है, एयरबॉर्न डिजीजेस के केसेस में यही जो कि हो रही है, एयरबॉर्न हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की ज्यादातर डिजीजेस, एयरबॉर्न डिजीजेस बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट और एरोसोल फुहारा चला दीजिए। तो भाई इसमें हमें क्या करना है, एयरबॉर्न डिजीजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेस में क्या करना है, मरीज के आप संपर्क में आने से बचिए, दूर से बात करिए, उसके अगल बगल की जो चीजें फैली पड़ी है, कंप्यूटर पे काम कर रहा और कंप्यूटर पे काम कर रहा, वहीं पे कुछ उसका आपकी बुक रखी है, उसने वहीं पे
स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, और वो इतनी जल्दी वो अपने माउथ को कवर नहीं कर पाया, 2 मिनट बाद आपको ध्यान में आया कि मैंने अमीबा की प्लाज्मोडियम की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है, लाइफ साइकिल पढ़नी है, आपने कहा जरा बुक दो, उन्होंने बुक पकड़ाई, आपने वो बुक और हो गया काम। तो आपने क्या करना है, एयरबोर्न डिजीजेज में ड्रॉपलेट और एरोसोल उसके संपर्क में आने से बचना है, प्लस उसके आसपास की जो चीजें हैं उसको आप शेयर करने से बचिए। मास्क वगैरह पहनिए। अब एक मास्क को भी जोड़ लीजिए जो आपकी एनसीईआरटी बोल नहीं रही। इस तरह से हम एयरबोर्न डिजीज से बच सकते हैं, कॉमन कोल्ड वगैरह से बच सकते हैं, और हमारे कोविड से भी बच सकते हैं। कोविड में भी तो यही बताया गया कि आप मास्क पहनिए, शेयर कम करिए, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है उस रूम पे 10 मिनट से ज्यादा ना रुकिए, उससे भी कहिए मास्क पहने, आप भी मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, और घर आते ही सबसे पहले अपने कपड़े धोने में रखिए, हाथ पाँव अच्छे से धुल लीजिए, 20 सेकंड तक 30 सेकंड तक अच्छे से धो लीजिए। ये सब तरीके हैं, गर्म पानी की गरारे करिए। अगली स्टेज पे ये सारी चीजें हैं जो आपको पता है। तीसरा आ रहा है एक और डिजीज जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, वेक्टर स्प्रेड कर रहा है, जैसे कि हमारा प्लाज्मोडियम के केस में कौन है वेक्टर, फीमेल एनोफिलीज। तो वो डिजीज जिनका स्प्रेड बाय वेक्टर हो रहा, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हम चेन तोड़ना चाहेंगे। भाई एक मलेरिया पेशेंट से दूसरे मलेरिया का जो पेशेंट बन रहा है वो एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से बन रहा, तो हमें क्या करना, हमने एनोफिलीज को उस चेन को काट देना है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो कहाँ पनप रहा है, स्टैग्नेंट वाटर में। हम चाहेंगे पानी कहीं भी खड़ा ना हो, पानी खड़ा है तो पानी का आप वहां पे ड्रेनेज करें, या वहां पे आप क्लोरीन डालते रहें, इंसेक्टिसाइड्स डालते रहें, या वहां पे आप गम्बूसिया, अपनी बुक में दे रखा है कि गम्बूसिया फिश का, वहां पे हम गम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस वाटर बॉडी में, क्योंकि गम्बूसिया फिश क्या है, वो लार्वा को खाती है, मॉस्किटो के लार्वा से अपना भोजन लेती है। तो मॉस्किटो के लार्वा को खाएगी, मॉस्किटो पनपेगा नहीं, वेक्टर होगा नहीं, तो उसका स्प्रेड डिजीज का कम होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने घरों में नेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट का, या आजकल आप वो भी जला लेते हो, गुड नाइट वगैरह, मतलब मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो को अपने घर में आने से रोक सकते हैं। आप अगर ओपन में सो रहे हो, आपने मॉस्किटो नेट लगा ली, अगर आपका घर है तो आप अपने विंडोज पे, डोर पे मॉस्किटो मैश का मतलब जाली लगा सकते हो। जाली भी कई तरह की है। ये सारे तरीके हैं मॉस्किटो के रोल को कंट्रोल करने का। वेक्टर को कंट्रोल कर लिया तो डिजीज का स्प्रेड भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा इन केस ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस। ये तरीके हैं। तो 3 तरह के डिजीजेस आपकी बुक में उसने, हालांकि इस तरह का नहीं दिया, लेकिन उसने एक ही पैराग्राफ में सबसे पहले उसने दे दिया ओरल फीकल रूट वाली, कि भाई आप प्रॉपर पानी का डिसइंफेक्ट, मतलब पानी इन्फेक्टेड ना हो, या जो फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं, आप फूड आर्टिकल्स ले रहे हैं वो इन्फेक्टेड ना हो, तो हमने ओरल फीकल जैसे टाइफाइड वगैरह, उससे आप बच जाएंगे। एयरबोर्न डिजीजेस में आप ये वाले प्रिकॉशन ले लें तो आप बच जाएंगे कॉमन कोल्ड वगैरह से। और जो इस तरह की डिजीजेज है, मलेरिया वगैरह या फाइलेरियासिस वगैरह, जो मॉस्किटो के काटने से हो रही है, वहाँ पे ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये हम उन डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे आके अब आपका डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस का और उनका रोल, वेक्टर वगैरह का डिस्कशन हुआ खत्म। आगे हम लोग चलते हैं। अब अगला टॉपिक आ रहा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को देखते हैं। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे हैं, इम्यूनिटी। एवरी डे वी एक्सपोज टू पैथोजेंस। हमारा जो हर दिन हम निकल के बाहर निकल रहे अपने घर से और मार्केट में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लौट के घर आ रहे हैं, तो हमारा जो हो रहा इंटरेक्शन सर्टेन पैथोजन से या माइक्रोब से हो रहा। लेकिन रोज निकलने से हम रोज तो बीमार नहीं पड़ते। हालांकि ये बात अलग है कि लगभग रोज ही हमारे शरीर पे अटैक पैथोजेंस क्या, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हो रहा। लेकिन हर बार जो एक्सपोजर हो रहा है, जितनी बार भी आप ये समझिए मैच लग रहा, आप रोज क्रिकेट मैच खेलने निकल लो, लेकिन रोज ही हम बीमार तो पड़ते नहीं है। तो जिस दिन आप मैच हार गए उस दिन मैच आप हार गए। जिस दिन मैच किस दिन हार गए, अगर मानिए पैथोजन जो आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है उससे आपकी इम्यूनिटी जीत नहीं पाई, आपका डिफेंस मैकेनिज्म हार गया, तो आप बीमार पड़ जाओगे। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का रक्षात्मक तंत्र है, जो हमें रक्षा कर रहा है किससे, कि हम बीमार ना पड़े पैथोजन से। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में आए वो एंटीजन की तरह काम करेंगे, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और उसको
हराने का काम करेगी। तो एक तो ये तरीका है एंटीबॉडी, और दूसरा तरीका है कि टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो डायरेक्टली जाके नेचुरल किलर सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स, हमारी किलर लिम्फोसाइट्स, वो जाके डायरेक्टली लड़ती हैं एंटीजन से जो हमारी बॉडी में आया, जो पैथोजन हमारी बॉडी में आया है, तो उससे लड़ेंगी। और अगर हमारी आर्मी जीत गई तो चाइना नहीं घुस पाएगी, हमारी आर्मी हार गई तो चाइना घुस जाएगी। पैथोजन हमारी बॉडी पे काबिज हो जाएगा, हमें बीमार कर देगा अगर हमारी इम्यूनिटी उससे हार गई, और अगर हमारी इम्यूनिटी जीत गई तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, सीधी सी बात। तो एवरी डे वी एक्सपोज टू पैथोजेंस, इन्फेक्शियस एजेंट, बट नॉट ऑल द एक्सपोजर्स कॉजेज डिजीज। लेकिन सारे के सारे एक्सपोजर डिजीज कॉज नहीं कर पा रहे। कारण द बेसिक रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ इम्यूनिटी इन अवर बॉडी। इम्यूनिटी इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें मेनली काम कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। उसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी जो मिली है हम लोग को, या हम लोग के पास जो है, वो दो तरह की, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी है जो सिंस बर्थ हमारे पास है, नॉन स्पेसिफिक होती है, और आप पैदा हुए तो आपको, जैसे कर्ण पैदा हुआ था कवच कुंडल के साथ, ऐसे ही जब आप पैदा हुए हो तो आपको ये इन्नेट इम्यूनिटी मिल गई है। और एक्वायर्ड वो है जो आपने यहाँ पे आने के बाद अपने जीवन काल में एक्वायर करी, अर्जित करी, आपके पास शुरू से नहीं थी। इन्नेट इम्यूनिटी आपके पास शुरू से है, नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके अपने एक्सपोजर, आपके अपने याददाश्त, आपके अपने कर्मदंड, उस हिसाब से आपके और आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी जो आप एक्वायर कर रहे हो, यहाँ आके अर्जित कर रहे हो। तो इन्नेट इम्यूनिटी में हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली ये 4 तरह के बैरियर, जैसे सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम बोलते हैं, आर्मी, इसी तरह से 4 तरह के हमारी बॉडी में भी 4 तरह के बैरियर रोक है, अवरोध है, जो रोकना चाहता है बाहर से आ रहे ऑर्गेनिजम्स को। तो ये बैरियर हमारे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकिन्स, ये 4 तरह के हैं। इनको हम पढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी अब आप समझ गए, और ये भी समझ गए इम्यूनिटी 2 तरह की। इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप। इम्यूनिटी 2 तरह की है। एक तो वही जो हमारे पास शुरू से है, पैदा होते ही कवच कुंडल मिल गए, और दूसरी जो हमने यहाँ आके अर्जित करी। तो पहली इम्यूनिटी, इम्यूनिटी नॉट स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या होता है वो हम लोग आगे जब एक्वायर्ड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिक क्या होता है। वही कोविड वाला, मान लीजिए कोविड अभी तक आपको नहीं हुआ है और कोविड हो गया, तो आपने सुना होगा प्लाज्मा डोनेट करिए, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज। कोविड कोई भी एंटीजन जिसको आपको अभी तक एक्सपोजर नहीं हुआ, जब पहली बार एक्सपोजर होता है तो कोई आपका दोस्त बन के आपके घर में घुस आया, कहने को वो आपका दोस्त है, या कोई वैसे ही चला आया आपके घर में, आपको तो नहीं पता ना मेरा दुश्मन है, तो पहले तो आप वेलकम करोगे ना, अगर कर सकते हो कि आओ भाई। वो तो बाद में इच्छा जाहिर हुई कि ये तो आपके घर के 2 कमरे कब आने आया, तो आप उसको जूता मार के भगाओगे। पहली बार थोड़ी ना कोई घर में आया आप जूता मारने लगोगे, पहले तो आप उसका वेलकम ही करोगे ना, आओ अच्छा भैया, अतिथि देवो भव, आओ, आ गए हो तुम। लेकिन अगर वो मेलाफाइड इंटेंशन से आया तब आप उसको जूता मार भगाओगे। तो कोई एक्सपोजर, कोई नया पार्टिकल आपकी बॉडी में आया, जब तक आपकी बॉडी समझी कि ये तो गड़बड़ आदमी है और मेरे को बीमार करने आया और उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, तब तक अगर वो फैल गया तो एंटीबॉडी को समेटने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एंटीबॉडी उसको समेटेगी। ज़्यादातर केस में यही होता है, हमारी इम्यून सिस्टम जीतता है, लेकिन तब हम बीमार पड़ जाते हैं जब वो आप पे काबिज हो गया, अब बीमार पड़ जाएंगे। अब एक बार तो आपको धोखा हो गया कि वो बगैर बताया आ गया था, या आप नहीं जानते थे कि ये उंगली पुंगली चुंगली है और हमारा तिब्बत कब्जिया लेगा, तो आप धोखा खा गए। अगली बार थोड़ी ना खाओगे, अगली बार आप पहले ही तैयार बैठे हो, आपने राफेल मंगा के बैठे हो आपकी, अब आओ बेटा तुम्हें हम गिरा के मारेंगे। सेकेंड एक्सपोजर जो होगा वो एक्सपोजर में आपका पहले वाला जो याददाश्त है वो काम आएगी कि ये आदमी गड़बड़ था। तो कोविड-19 का एक बार इन्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी, सर्टेन एंटीबॉडीज मेमोरी सेल की तरह काम करती कि इन फ्यूचर फिर से अगर ये ऑर्गेनिज्म से हमारा आमना सामना हो जाए, फिर से ये दुश्मन मेरे घर में घुस आए, तो हम इसको तुरंत ही, हमें फिर डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कि ऊपर से हम परमिशन लें और ये सब कहने कि भैया ये आया, इसका बताओ कि ये दोस्त है कि दुश्मन है। आप पहले ही जानते हो दुश्मन है, और तुरंत आप बहुत लार्ज लेवल पे रिस्पॉन्स करेंगे सॉरी, और उसको, उस दुश्मन को मार के भगाएंगे। तो ये हो जाता है स्पेसिफिक। अब आपको पता है कि ये वाला एंटीजन पहले एक बार हमारी बॉडी में आया था, ये एंटीजन, और इसके लिए एंटीबॉडीज बनाई थी हमने, और उसमें से कुछ एंटीबॉडीज को हमने मेमोरी सेल की तरह स्टोर कर लिया था।
जैसे कंप्यूटर में आपके होता है स्टोर द फाइल, आपने स्टोर कर रखी, जरूरत पड़ने पे आपने फिर से वो फाइल निकाली और उसके मल्टीपल आपने प्रिंट आउट निकाल दिए। वही चीज़ है मेमोरी सेल, स्टेम सेल्स, मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में स्टोर है मेमोरी सेल्स, और जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे फर्दर सेकंड एक्सपोजर पे। वो हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फिर से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक के चक्कर में मैंने आपको इतनी बातें बताई कि इसमें तो नॉन स्पेसिफिक है, हमें किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करना, हमने तो एक बैरियर बना लिया, उस बैरियर से हम हर किसी को रोक लेंगे। ये नहीं है कि भैया उधर अगर कोई न्यूक्लियर वेपन रहा है तो हम इधर से अपना RS-400 छोड़े, स्पेसिफिक उसके लिए कार्ड छोड़े, ऐसा नहीं है। उधर से कोई भी आ रहा, हमने एक बैरियर बना रखा, वो बैरियर 4 लेवल पे है, 4 तरह का हो सकता। तो इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। और इसका जो किया गया है, इसकी जो रचना प्रकार है या इसको जो हमने इम्प्लीमेंट किया है कि 4 अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड के बैरियर बना लिए हैं, एंट्री चेक पॉइंट बना दिया। आपको पता है हमारी बॉडी में पैथोजन जो आ सकता है वो हमारे ओरल फीकल रूट से आ सकता है, तो वहाँ बैरियर आप लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ वहाँ बैरियर आप लगाएंगे। हमारे नेसल पैसेज से, रेस्पिरेटरी ट्रैक से आ सकता है, वहाँ आप बैरियर लगाएंगे। हमारे स्किन की ये जो सरफेसेज है ओपन है, यहाँ पे बैरियर आप लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ से एंट्री पॉसिबल है वहाँ वहाँ हमें बैरियर लगाना है। प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री टू द foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 types of barrier. 4 तरह के बैरियर हैं innate immunity में। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला फिजिकल का मतलब शारीरिक। तो सबसे बड़ा बैरियर क्या है? स्किन। स्किन हमारी बॉडी पे, ये जो स्किन है, ये स्किन हमारी बॉडी पे प्रिवेंट कर रही है एंट्री ऑफ माइक्रो। अब ये स्किन ना हो, समझिए सीधे ही मस्कुलर मसल्स हो जो दिख रही है। तो कभी आप स्किन का हल्का फुल्का चोट तो आप लोगों ने खाई होगी, कभी थोड़ी सी स्किन उधड़ी हो, नीचे से जो दिखता है ओपन सरफेस है उस पर कुछ भी डस्ट वस्ट बैठ बीमार कर देगा। डस्ट या कॉन्टामिनेशन होने से या उसमें माइक्रोब्स, आपको पता है कि बैक्टीरिया एयर में बहुत सारे हैं, वो एयर के संपर्क में आ रहे हैं, तो कहीं पे कुछ ऑपरेशन हो रखा है, वहाँ पे अगर कॉन्टामिनेशन हो गया बीमार पड़ जाएंगे आप। तो स्किन ने एक सुरक्षात्मक कवर बना रखा कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना आ पाए। तो एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोक रहा है। इसी तरह से म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। जो 3 मेन ट्रैक्ट है हमारे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल, ये जो हमारे नेजल ओपनिंग है, नेजल नेयर्स है, एक्सटर्नल नेयर्स, इनसे जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं एयर, वो वाया नेसल पैसेज, नेसोफेरिंक्स और हमारे ट्रैकिया से होते हुए द लेवल ऑफ एल्यूलाई जा रही है और वापस आ रही है। तो पूरे रास्ते में जो ये एपिथेलियल अंदर वाली है उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है। म्यूकस तो हल्की हल्की चिपचिपाहट बनी रहती है और हल्का हल्का वहाँ पे नमी बनी रहती है। तो जब आप इनहेल करते हैं एयर के साथ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल अंदर गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए, तो म्यूकस कोटिंग, म्यूकस जो वहाँ पे मौजूद है उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, रोक लेगा, आपके लंग्स तक वो नहीं जा पाएंगे डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया। तो म्यूकस की कोटिंग, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरा माउथ बार बार खुल रहा है, और आप जानते हैं हम लोग बोल तभी पाते हैं जब हम एयर बाहर को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। आप कभी भी बोलते हुए हाथ रख के सामने देखिए तो आपको एयर का प्रेशर आएगा। तो बोल भी रहे हैं, साथ के साथ आप बीच बीच में सांस भी ले रहे हैं, माउथ में आपके एयर और डस्ट जा रही है ना, डस्ट पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया है ना, तो मेरे माउथ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अंदर जाने के चांस हैं ओरल फीकल रूट, और लेकिन जो अंदर जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो यहीं पे माउथ में ट्रैप हो जाएंगे और माउथ में हमारे सलाइवा बन रहा है, सलाइवा में लाइसोजाइम है जो बैक्टीरिया की लिसिस कर देगा सेल वॉल की। तो इस तरह से माउथ में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हमारी लाइनिंग है एपिथेलियल, वहाँ पे म्यूकस की प्रेजेंस, और म्यूकस क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। इसी हिसाब से जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट हमारा, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट यूआईटी कहलाता है, यूटीआई, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी ओपनिंग जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की है वहाँ पे भी
म्यूकस की प्रेजेंस है और वो भी रोक रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर एंटर करने में। तो फिजिकल बैरियर क्या हो गया, एक तो स्किन हो गया, स्किन की प्रेजेंस, उसके अलावा म्यूकस की प्रेजेंस हमारे कहाँ पे, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम, एपिथेलियम में म्यूकस सेल है, म्यूकस सिक्रेट हो रहा, वो भी बना रहा है फिजिकल बैरियर कि इन रस्तों से, ओरल रास्ते से या नेजल रास्ते से या यूरोजेनाइटल रास्ते से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर ना जा पाए, बैरियर बन गया। दूसरा है लेवल, एक तो फिजिकल लेवल, दूसरा फिजियोलॉजिकल लेवल। तो फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, तो हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में एसिड बनता है, HCl बनता है, माउथ में सलाइवा बनता है, आई में टीयर्स। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से या एसिड की प्रेजेंस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, टू व्हीलर, आंखें आपकी खुली हैं तो हवा अंदर जा रही है ना, एयर के टच में है आपकी रेटिना, कॉर्निया, तो कॉर्निया जब आ रहा है उसमें बाहर से डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो उसका लिसिस, उसको कौन निकाल रहा है, टीयर्स रोक रहे हैं कि वो इन्फेक्ट ना कर पाए। तो फिजिकल बैरियर में क्या आपने पढ़ा, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो माइक्रोब्स को ग्रो करने से रोकेंगी। तीसरा आ जाइए सेलुलर बैरियर, तो फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेलुलर बैरियर की। तो सर्टेन सेल्स ऐसी हैं हमारे बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में, जो फैगोसाइटोस खा लेती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है, ल्यूकोसाइट्स में से सबसे पहला आ रहा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जो कि हमारी न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो कि हमारी न्यूट्रोफिल, उसके बाद मोनोसाइट्स और उसके बाद मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स एंड द नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस। ये क्या करेंगे, ये अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है या कोई पैथोजन आया है तो उसको खा लेंगे। मैक्रोफेजेस क्या होता है, मैक्रोफेजेस बेसिकली मोनोसाइट्स है जो कि ब्लड सर्कुलेशन से निकल के टिश्यू में सेटल हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को छोड़ के टिश्यू में जो सेटल हो गए मोनोसाइट्स, वो मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। हम लोग की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो ब्लड कार्पस्कल्स है, इसमें हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी कार्पस्कल्स जो हैं वो हमारे दो तरह की हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में हमारे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं, ग्रेनुलोसाइट में हमारे एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल और बेसोफिल आते हैं। बार बार मुंह से गलत निकल रहा था। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल आती हैं, क्योंकि वो फिल का मतलब होता है, फिलिंग का मतलब लविंग। स्टेन को, जो एसिडिक स्टेन को ले लेंगी एसिडोफिल, जो बेसिक स्टेन को ले लेंगी बेसोफिल, और जो किसी भी स्टेन को नहीं लेंगी वो न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल की प्रेजेंस मिल रही है, उनको हम लोग लिखते हैं ग्रेनुलोसाइट। फर्दर तीन तरह की हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे, साइटोप्लाज्म क्लियर मिलेगा, वो है हमारी मोनोसाइट्स एंड lymphocytes. Lymphocytes further of two type, B lymphocytes and T lymphocytes. WBC, certain type of WBC को देखिए यहाँ पे उसने हाईलाइट किया है कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो कि हमारी न्यूट्रोफिल है, एंड मोनोसाइट्स, WBC की वैरायटी, और मोनोसाइट फैगोसाइटोस कर लेंगी, खा लेंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजन को, और वो मोनोसाइट्स जो ब्लड सर्कुलेशन से निकल के टिश्यू के लेवल पे सेटल हो गई हैं, टिश्यू में आ गई हैं, उनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो ये तीसरा बैरियर हो गया। चार बैरियर हमारा, सबसे पहला फिजिकल में हमने स्किन और म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस की लाइनिंग, म्यूकस एपिथेलियल सेल्स जो हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में मिल रही हैं, वो हो गया फिजिकल। फिजियोलॉजिकल में टीयर्स इन आई में टीयर्स का बनना, एसिड इन स्टमक में एसिड का बनना, और सलाइवा इन माउथ, ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए। फिर उसके बाद हमारा सेलुलर बैरियर में सर्टेन सेल्स जैसे कि ल्यूकोसाइट्स की वैरायटी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट,
एंड मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटोज कर लेंगी बाहर से आए पैथोजन का या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का या आपके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये हुए हमारे तीन। चौथा है हमारा साइटोकिन। साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या है भाई कि हम देखते हैं कई बार वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करने लगती है इंटरफेरॉन। इंटरफेयर करना, वो फर्दर अब ये वायरस को दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करने से रोकेंगी, इंटरफेयर करेंगी। तो चौथा हमारा है साइटोकाइन। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी। तो चार ये बैरियर आपके। कौन सी इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। और उसके चार बैरियर, ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकिन। ठीक, आगे चले। चलिए आइए अगली स्लाइड पे चलें। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ ली है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो उसके पास शुरू से थी और चार लेवल पे बैरियर बना रहा था, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकिन्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। तो इम्यूनिटी क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की। दो तरह की है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आइए। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। वहां हमने बोला था पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं है। एक बैरियर बना दिया, बैरियर पे कोई भी आएगा उसको रोक लिया जाएगा। हमें पर्टिकुलर ये नहीं करना कि हमें चाइनीज को रोकना है, कि बांग्लादेशी को रोकना है, कि रोहिंग्या को रोकना है, कि पाकिस्तानी को रोकना है। आपने बैरियर बना दिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पर्टिकुलरली आपने बांट दिया है कि भाई अगर फलाने वाला एंटीजन आया तो फलानी एंटीबॉडी जाएगी, फलाने वाला आया तो फलानी जाएगी। पैथोजन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए, पैथोजन स्पेसिफिक और शुरू से नहीं है आपके पास। आपको अपने एक्सपीरियंस से, अगर कोई 40 साल इस दुनिया के लिए में आया है और उसको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ तो उसकी बॉडी में कोरोना की एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, उसको जरूरत ही नहीं है। तो पैथोजन स्पेसिफिक है, कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, और ये याददाश्त पे निर्भर है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें याददाश्त पे काम हो रहा है। याददाश्त क्या कि भाई पहली बार कोई आया, जब तक हम समझे बदमाश है, हमारे लिए अच्छा आदमी नहीं है, थोड़ा सा आपने समय लिया, उसके बाद बॉडी ने रिस्पॉन्स करना चालू किया, एंटीबॉडीज बनी और उसको मार भगाया। अगली बार के लिए कुछ आपकी बॉडी ने मेमोरी सेल्स रख ली है ताकि नेक्स्ट टाइम ये आए तो आपको डिसीजन लेने में देर नहीं, और फिर आप उसका गाजे बाजे के साथ खूब अच्छी तरह से वेलकम करोगे। आप पहले से ही लठ लेके तैयार बैठोगे, बेटा अब अगली बार आओ तो इस बार तो मैं धोखा खा गया, अगली बार धोखा नहीं खाऊंगा। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। मेमोरी से कैरेक्टराइज्ड होती है। When our body encounters a pathogen, body produces a response called response। इसका मतलब यह है कि जब पहली बार हमारा उसके साथ आमना सामना हुआ, हमारे दुश्मन के साथ, जब तक हम समझे दुश्मन है लेकिन समझ गए, फिर भी हम बॉडी को हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई आपके ड्राइंग रूम में आके बैठा और कह रहा जी ये तो ड्राइंग रूम मेरा है, हम नहीं जाएंगे, तो आप उसको लात मार के भगा देंगे। सिद्धू साहब की तरह नहीं बोलेंगे कि भाई सिद्धू साहब तो ये बोल रहे हैं कि आने दो, वेलकम करो। लेकिन अगर उन्हीं के घर में कोई जाके कल को बैठ जाएगा तो वो अपनी बात भूल जाएंगे। अभी दिक्कत नहीं है, आने दो, लेकिन घर में कोई घुसेगा तो उनको भी दिक्कत होगी। तो दिस मीन्स अवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार अगर पैथोजन इनकाउंटर हो रहा है पहली बार, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इनकाउंटर हो रहा है। ये सिद्धू हमारे मोहल्ले के आदमी है, कोई दूर नहीं है, समझना लेना, गलत ना समझना। तो दिस मीन्स दैट अवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कोई पैथोजन बॉडी में आया, अवर बॉडी प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी रिस्पॉन्स जो दे रही है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाएगा, विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, ये तीव्रता में कम होगा। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, आने वाले समय में आप एक बार बीमार पड़े, कोई आया बदमाश, पहली बार जो आपका इनकाउंटर हुआ वही बदमाश 6 महीने बाद आया, तो क्या होगा? सब्सिक्वेंट इनकाउंटर इन द सेम पैथोजन इलिसिट्स अ हाई इंटेंसिफाइड, तब आप और ज्यादा तीव्रता से पूरी क्षमता के साथ उसको रोकेंगे, विरोध करेंगे। With the same pathogen elicits a highly intensified secondary response, highly intensified, और इस बार ये secondary response कहलाएगा कि ये दूसरी बार हो रहा है। तो पर जो पहला एक्सपोजर हुआ प्राइमरी, उस पहले एक्सपोजर से जो आपने पार पाया, जो आपने एक्ट किया, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स था, प्राथमिक। इस बार अगर दोबारा 2-3 महीने बाद वो फिर से वही पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो आपकी बॉडी जिस हिसाब से रिएक्ट करेगी वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाएगा।
Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary response और amnestic response. amnestic response का मतलब जो आपकी मेमोरी बेस्ड हो, याद करके रिस्पॉन्स करना, भाई मेमोरी बेस्ड है. दिस इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ आवर बॉडी टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्स. और ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बॉडी के पास, हमारे शरीर में क्षमता है कि वो याद रखता है पहले एक्सपीरियंस को. आप भूलते नहीं हो, जो पहला एक्सपीरियंस है आप भूलते नहीं, आपके लिए वो कॉपी हो जाता है, आपको याद रहता है कि ये आदमी कैसा है. वैसे ही हमारी बॉडी की सेल्स है, उसमें मेमोरी सेल्स हैं जिसमें ये बात फीड हो जाएगी. ये बात ध्यान में, कंप्यूटराइज प्रोग्राम है हमारी बॉडी में भी, ये बात फीड हो गई, पता लग गया, मेमोरी सेल्स ने याद करके रख लिया कि भविष्य में कभी ये पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो हमें किस हिसाब से इससे लड़ना है. दिस इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ अवर बॉडी टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्स. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय द with the help of the special type of lymphocytes present in our blood, that is B lymphocyte and T lymphocyte. ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, वो हमारी बॉडी में ब्लड में मौजूद लिम्फोसाइट्स की वजह से है. वो लिम्फोसाइट दो तरह की हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट. तो ये जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में किसका रोल है? लिम्फोसाइट्स का. कौन सी? बी और टी. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट with the help of two special type of lymphocytes present in our blood. जो हमारे ब्लड में है, दो स्पेशल तरह की लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे ब्लड में है, that is B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte and T lymphocyte. The B lymphocyte produces an army of protein. B lymphocyte क्या करेगी? कोई पैथोजन आया तो वो सेना प्रोड्यूस कर देगी प्रोटीन की, आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन अवर बॉडी. जो हमारी बॉडी में आया, ब्लड में आया है, बॉडी में आया है, उसने बी लिम्फोसाइट जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में है, उन्होंने ब्लड में बना दी आर्मी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सेना बना दी, जो कि बेसिकली उनसे फाइट करेगी. और ये प्रोटीन की सेना क्या है? एंटीबॉडीज है. उसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं. प्रोटीन की सेना जो एंटीबॉडीज, प्रोटीन, प्रोटीन की बॉडी किसने बना दी? बी लिम्फोसाइट ने प्रोटीन की सेना बना दी है ब्लड में. इसी तरह से टी लिम्फोसाइट का क्या रोल है? टी लिम्फोसाइट्स जो है बेसिकली वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती, लेकिन वो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज बनाने में. एक तो ये करती हैं और दूसरा वो डायरेक्ट जाके लड़ती है. बी लिम्फोसाइट ने तो एक बनाया सेना और भेज दी. टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प कर रहे हैं सेना बनाने में, प्लस टी लिम्फोसाइट एज अ होल सेल, टी लिम्फोसाइट भी सेल है, वो खुद ही जाके लड़ने लगती है, सेना नहीं बनाती. तो ये हो गया बी लिम्फोसाइट. अगला जो आ रहा है आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर ले. जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? जो प्रोटीन बन रहा है वो कैसा है? प्रोटीन वो स्ट्रक्चर कैसा है, या एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? आइए हम लोग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रही है. और प्रोटीन, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी. और रिस्पॉन्ड किसने किया है? बी लिम्फोसाइट्स ने. बी लिम्फोसाइट्स का है ब्लड में. तो ठीक, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पेप्टाइड चेन है उसमें, 1 2 3 4. 2 स्मॉलर, 2 छोटी हैं, 2 लॉन्गर, 2 छोटी 2 बड़ी, 4 चेनें हैं. 2 स्मॉलर चेन्स को लाइट चेन्स, स्मॉल चेन को हम लोग बोल रहे हैं लाइट, हल्की. स्मॉल चेन्स आर कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्गर चेन्स आर कॉल्ड हैवी चेन. तो लाइट चेन और हैवी चेन, 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन, और ये आपस में कनेक्टेड भी है वाया सल्फाइड बॉन्ड. तो 2 स्मॉलर चेन्स कॉल्ड लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर चेन कॉल्ड हैवी चेन. हेंस एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड एज, इसलिए हम लोग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को, एंटीबॉडी को हम लोग प्रोड्यूस रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2L2 से. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है H2. H2 का मतलब इट मींस 2 हैवी चेन एंड 2 लाइटर चेन. सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. एंटीबॉडी केवल एक ही तरह की नहीं है, कई तरह की है. तो इसको याद रखने का तरीका, गेम याद रख लीजिएगा, GAMG, गेम. कैसे? IgG, IgA, IgM, IgE. वैसे IgD भी होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में NCERT में उसने 4 दे रखी हैं, IgA, IgG, IgM और IgE. 4 तरह की एंटीबॉडीज बता रहा है कि हम लोग के ब्लड में बन सकती हैं, बनती हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं. बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड, क्योंकि ये एंटीबॉडीज कहाँ बनी है? ब्लड में. हेंस
इसलिए द रिस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इसलिए इसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। अब आप याद कर लीजिए, हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में पढ़ाई थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बता रही है कि हमारी बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर है। कौन कौन से? ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फैलम एंड ब्लड। उनमें से अगर ब्लैक बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो मैन जिसके अंदर वो है अग्रेसिव होगा, हाई टेम्परेचर उसकी बॉडी का होगा, डिजीज होगा कह लीजिए, जिसको कि बाद में विलियम हार्वे ने डिस्कार्ड कर दिया था बाय यूजिंग द थर्मोमीटर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में जिनका फिनोटाइप जीनोटाइप अलग अलग है, फिनोटिपिकली जो अलग थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं होता ब्लैक बाइल हाइपोथेसिस को, ये आपका ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, आइए तो ह्यूमर, यही ह्यूमर हमने उस समय भी आपको बोला था कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वो अच्छा मजाक नहीं, ह्यूमर को मजाक से नहीं, बॉडी फ्लूइड। तो इसीलिए इसको, क्योंकि बॉडी फ्लूइड ब्लड में बन रही है एंटीबॉडीज, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलना है। दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूसेस बाय आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिखाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, ह्यूमरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, 2 तरह के। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार कौन है? एंटीबॉडीज जो बन रही है। कौन बना रहा? बी लिम्फोसाइट। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर जो आपने यहाँ आने पे, धरती पे पैदा होने के बाद अपने जीवन काल में जो अर्जित किया, तो दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। 2 टाइप में से कौन सा? एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट इज taking part in the humoral immune response, whereas T lymphocyte is responsible for generating cell mediated immune response, CMI। cell mediated immune response कौन जनरेट कर रहा? T lymphocyte, क्योंकि वहां सेल एज अ होल जा रही है लड़ने, यहाँ पे B lymphocyte आर्मी बना रही है प्रोटीन की, उसको भेज रही है, और T lymphocyte खुद ही जाके कॉम्बैट करने लगती, लड़ने लगती है बाहर से आए पैथोजन से। साथ के साथ टी लिम्फोसाइट हेल्प कर रही है इन द बी लिम्फोसाइट फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो 2 तरह के हमारे इम्यूनिटी, 2 तरह की इम्यूनिटी कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमें 2 तरह के इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार कौन है? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस कर रही है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आया। और टी लिम्फोसाइट क्या कर रही है? टी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए टी लिम्फोसाइट जिम्मेदार है। अक्सर आप देखेंगे कि ग्राफ्ट जो करना होता है, ग्राफ्ट मतलब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। कोई ह्यूमन ऑर्गन है, किसी का पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है या लीवर डैमेज हो गया, खूब दारू पी लीवर डैमेज हो गया, अब उसको लीवर की ज़रूरत है, हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, किडनी की ज़रूरत है या लीवर की ज़रूरत है। तो इस तरह के पेशेंट में जब फॉरेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। तो ग्राफ्ट के रिजेक्शन में, अब आप ग्राफ्ट किसी की बॉडी में ग्राफ्टिंग कर रहे हो, बाहर से ऑर्गन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार ले, उसको रिजेक्ट ना कर दे, रिपेल ना कर दे, उसका लिसिस ना कर दे, उसका डिसइंटीग्रेशन ना कर दे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ना बना दे। इसलिए जरूरी क्या है? उसलिए जरूरी है ब्लड का ग्रुप की मैचिंग, साथ में जो एंटीजन प्रेजेंट है ओवर द सेल्स उनकी मैचिंग। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन? टी लिम्फोसाइट्स। टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही जिम्मेदार है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही जिम्मेदार है ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए। इसको फर्दर हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद एलर्जी, ऑटोइम्यूनिटी, ये सब वगैरह डिस्कशन होगा, और आखिरी में आके लिम्फॉइड ऑर्गन्स वगैरह का हमारी बॉडी में ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं इनका डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इम्यूनिटी के टाइप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकिन्स एंड सेलुलर बैरियर। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 तरह का रिस्पॉन्स, कौन कौन सा? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हमारी कौन जी? एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज बना रही है। एंटीबॉडीज बेसिकली एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन, 2 लाइटर चेन, H2L2, ठीक है जी। और कितनी तरह की एंटीबॉडीज? 4 तरह की आपकी बुक में दे रखा है, IgG, IgA, IgM और IgE। ओके, ये आपको याद में रखना है। इतने से काम चलेगा आपका। आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे
ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दोनों हो गया, दोनों बता दिए मैंने, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एज अ होल, सेल एज अ होल जा रही है लड़ने, तो मैं खूब लड़ी रानी मर्दानी, वो खुद ही जा रही है लड़ने। और बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है आर्मी, सेना, किसकी? एंटीबॉडी की। वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दो उसमें हैवी चेन, दो लाइटर चेन। ओके जी, तो इतना पढ़िए, एंजॉय करिए, दोहराते रहिए, बने रहिए सुप्रीम 60 के साथ। अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ कुछ और बातों के साथ, एनसीईआरटी को ही बेस बना के पढ़ते हुए। मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।